मध्य जुलाई का समय था और रात के करीब 11 बज रहे थे। रात की कालिमा को बादलों की घटा ने और भी भयानक रूप से काली कलुटी बना दिया था। खैर, इस भयानक सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए गूगली राधेनगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से दौड़ते चली जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी निंद्रा में चला गया था, पर पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटें बदल रहे थे। उनके करवटें बदलने का कारण यह था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दे। चंदू आंखें मलते हुए एवं अध खुले मुंह से जंघाई लेते हुए उठ बैठा और उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची एवं एक बड़े बैग को निकाला। फिर चंदू ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने चंदू को थोड़े उदास मन से देखा और फुसफुसाकर बोला, बेटा जरा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट अभी स्थापित है, लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तू जगह ही रहे, वैसे भी 3-4 घंटे में तेरा स्टेशन भी आ ही जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं सका, फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर अनमने मन से विचार करने लगा। अब तो वैसे भी चंदू की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जगह ही रहे। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी थी और इसी समय घनघोर घटा से बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन भी अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी, जी हाँ, हल्की हवा के साथ, जोरदार गराटेदार के साथ बारिश, जिससे हल्की हवा भी साई साई करने लगी थी। चंदू के आसपास की सीटें लगभग खाली थी, क्योंकि उसके डिब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई और नहीं था और वह बुजुर्ग भी चंदू को थोड़ी दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले से स्टेशनों पर उतर चुके थे। खैर, चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग 3-4 बजे तक उसका स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं जगकर ही ये समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया था, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को बुझा दिया तथा सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने प्रियतम से मिलने को आतुर किसी मंदमस्त नवयौवना की तरह बारिश की परवाह न करते हुए सरसराते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ी जा रही थी। अचानक तेज बिजली कौंधी और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजाला होकर रफू चक्कर हो गई। तभी अचानक हड़बड़ाकर चंदू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डिब्बे में आया हो। अरे ये क्या? वह कुछ समझे उससे पहले ही एक नवयुवती एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। मंद प्रकाश में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। चंदू कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले ही उस नवयौवना ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिया को निकालकर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलिए को फिराते हुए मंद प्रकाश में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था।
चंदू थोड़ा सकपका गया जब उसे उस बुर्ज की बात याद आई और साथ ही उसके दिमाग में यह भी बात कौंधी कि अचानक इतनी तेज बारिश में, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में ये बला चढ़ी कैसे। वह बहुत ही घबरा गया क्योंकि ट्रेन तो रुकी थी नहीं, फिर ये युक्ति यहाँ कैसे। अचानक उसके दिमाग से आवाज आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुँची हो। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर किसी पिछले डिब्बे में चढ़ी भी हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी, तो यह भीगी कैसे, और यह भीगी भी इस तरह से जैसे अभी अभी इसी बरसात में भीगकर आई हो। चंदू का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया था। पसीने की कुछ बूंदें उसके लिलाट पर अपना घर भी बना ली थी। वह गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जड़वंत बना रहा। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस नव युवती ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ चंदू की तरफ बढ़ाया और चंदू अपना हाथ बढ़ाए इससे पहले ही वे नव युवती बोल पड़ी, मेरा नाम चंदा है और मैं अपने मौसी के घर जा रही हूँ। चंदू भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं चंदू। बस इससे अधिक वे कुछ बोल नहीं सका। इसके बाद तो वह नव युवती इस तरह से बोलना शुरू कर दी जैसे कोई ऐसी समाचार वाचिका हो जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हो। चंदू तो बस डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार करता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेज आवाज के साथ ही ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी चंदू कुछ समझे तभी उस स्टेशन पर लगे माइक उस बारिश में घोंघिया उठे। किसी मर्दानी आवाज में घोषणा की जा रही कि तकनीकी खराबी के चलते गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, इसलिए सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए यह एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करे तो क्या करे। खैर उसने घड़ी देखी। उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, 2-4 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती वह नव युवती फिर बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने स्थान की ओर जा सकते हैं। चंदू कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस नव युवती के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वह नव युवती और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीट कर चलता हुआ चंदू। लगभग 5-7 मिनट के बाद उस नव युवती ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाजा खुला और वह घर के अंदर तथा पीछे पीछे चंदू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर चंदू उसको भी ठीक से देख नहीं पाया। खैर घर के अंदर पहुंचते ही साथ आई नव युवती चंदा ने एक तौलिया लाकर चंदू को दिया तथा साथ ही कुछ अच्छे रात्रिकालीन शयनकालीन महंगे पहनावे तथा साथ ही हौले से मुस्कुराते हुए बोली कि आप आराम से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब चंदू कुछ सहज महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ तो अभी भी था। उसने धीरे से बोला कि चाय की आवश्यकता तो नहीं लग रही थी, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिलवा ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह नवयुवती शयनकालीन खूबसूरत मादक पोशाक में बिखरे बालों के साथ दोनों हाथों में चाय की 2 प्याली लिए हुए मादक भरी चाल के साथ
उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली चंदू की तरफ बढ़ा दी। कंप कपाते हाथों को संभालते हुए अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर चंदू ने कैसे भी प्याली ले ली और उसे आहिस्ता से होठ से लगाकर चाय की चुस्की लेने की कोशिश करने लगा। अभी चंदू चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म भी नहीं किया था कि उसे एक बहुत ही अजीब व भयानक चीज देखने को मिली। वह जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नज़र उस दर्पण पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस दर्पण में उसे एक अति भयानक एक आंख वाली चुड़ैल दिखाई दी, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही खौफनाक था। वह तो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंदा तो बहुत ही आकर्षक थी, खूबसूरत थी और उन दोनों के सिवा तो उस कमरे में कोई था भी नहीं। फिर क्या, उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने को संभाला और चाय को खत्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दिया। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही खाली कर दी थी। फिर वह हौले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही चंदू ने फिर उस दर्पण की ओर देखा, पर अब उस दर्पण से उस भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो चंदू को उस बुर्जुक की बात फिर से याद आ गई और वह समझ गया कि वह बुर्जुक क्या कहना चाहता था। खैर, अब चंदू धीरज और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया था। अब उसने बिना देर किए अपनी अटैची से तुलसी की माला निकालकर गले में पहन लिया तथा साथ ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी निकालकर अपने सिरहाने रख दी। अरे ये क्या! प्याली रखने के बाद जब चंदा आई तो थोड़ा सहम कर चंदू के पास न बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही और कातर दृष्टि से चंदू की तरफ देखते हुए उससे वह माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा किया। पर चंदू अब पूरी तरह से सजग हो गया था। उसने ऐसा नहीं किया और सिरहाने रखे दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाई सुंदर, आकर्षक, मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंदा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भयानक लगने लगी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और गरजने लगी तथा साथ ही अट्टहास करने लगी। वह चिल्लाने लगी कि तू बचकर नहीं जा सकता और मैं तेरा अंत कर दूंगी। पर अब चंदू भी अपने को मजबूत करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते तथा दुर्गा सप्तशती को हाथ में कस के दबाए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर वे चंदा अपने माया जाल में चंदू को उलझाने का पूरा प्रयत्न करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आ गई, पर वह चाहकर भी चंदू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी और चंदू पर उसके भयानक क्रूर रूप, रंग, अट्टहास का कोई भी असर होता नहीं दिख रहा था। अभी चंदू उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही वह चंदा भी। अरे ये तो भयानक जंगल था, डरावना घना जंगल। अब तो चंदू पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अभी चंदू कुछ और दिमाग दौड़ाए तभी उसके कानों में किसी बुर्ज की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, तू ठीक तो है? यह आवाज़ सुनते ही चंदू पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग उसे दिखाई दिए जो चलते हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। चंदू फिर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी चंदा का माया जाल तो नहीं। पर पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही चंदू का डर रफू चक्कर हो गया और वह पूरी तरह से सहज महसूस करने लगा। फिर क्या था, वह सज्जन किसी घटना की जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को सुनते हुए चंदू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने
चंदू को बताएं कि वे पास की ही बस्ती में रहते हैं और चंदा उनकी ही बच्ची है जिसको मरे 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि चंदा उस समय 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 युवा भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उन लपंगों ने ट्रेन की चेन पोलिंग करके जबरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिए थे। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इसी ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे जिस पर तू बैठा था किसी भी युवा को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ने ये भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ न कोई छोटा स्टेशन है और ना ही कोई घोषणा की होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी युवा को वह छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहां रुकने की घोषणा भी सुनाई देती है। ये सारा काम चंदा द्वारा किया जाता है। खैर, उस सज्जन ने यह भी बताया कि अगले महीने वह गया जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं ताकि चंदा की भटकती आत्मा शांत हो जाए और किसी निर्दोष का अहित न करें। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने गांव घर में उसकी आत्मा की शांति के कई अनुष्ठान कर चुके हैं, पर वे शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं, इसलिए वे गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर, चंदू तो बच गया, पर उन दुष्ट लड़कों के कुकर्मों ने कितने ही मासूमों की बलि चढ़वा दी।